गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? और ऑप्शन में यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। एक आपका बबूल है, बबूल, अमलतास, नीम या फिर यूकेलिप्टस, है ना। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका है यूकेलिप्टस जो है आपका ये सही होगा। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं और जिस क्षेत्र में यह यूकेलिप्टस आपका लगा होता है वहाँ के आसपास के क्षेत्र के सभी पानी जितना जलीय भाग है, जलीय क्षेत्र होता है, जलीय पानी होता है, वह ग्रहण कर लेता है। और जो इसके काफ़ी दूर तक जो है कोई भी छोटी वनस्पतियों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी आतंकवादी या पारिस्थितिकी संकट के रूप में इसे जाना जाता है, यूकेलिप्टस। यानी पहले का सही उत्तर आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है इकोटाइप, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। इकोटोन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो भिन्न समुदाय के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे आप इकोटोन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट दिया है पारिस्थितिकी तत्वों के चक्रण को किस रूप में जानते हैं। यहाँ जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी यानी बायोलॉजिकल साइकिल, और ये आपका सही उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह आंदोलन किसका नारा है? यह इस आंदोलन का जो है एक टैग लाइन है या नारा है। अपिक्को आंदोलन दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया है और चिपको आंदोलन है, और एक इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपका सही उत्तर जो हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आपके लिए एक चीज़ यह भी जानकारी जरूरी है कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है मेधा पाटेकर, है ना। बहुत ही फेमस है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। मेधा पाटेकर जो है इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। इन्होंने नर्मदा के ऊपर एक बांध बनाया जा रहा था जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, है ना। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 5वें की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है ना। घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे सबसे अधिक से कम की तरफ आपको बढ़ना है, घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो उत्पादकता आपकी होती है मैंग्रोव की होती है, फिर घास स्थल की होती है, फिर झीलों की होती है, और सबसे लास्ट में जो है महासागर की होती है। और यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाना चाहिए, है ना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात की तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो बहुत ही फेमस है और जैव विविधता का अंग्रेजी वर्जन है बायोडाइवर्सिटी, और इसका सबसे पहला प्रयोग करने वाले WJ रोसन यानी वाल्टर जे रोसन थे। बायोडाइवर्सिटी भारत में एक साइलेंट वैली नामक स्थान है, केरल में पड़ता है, और ये भारत में सर्वाधिक डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है ना। विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़िएगा या नीचे की तरफ जाइएगा तो डाइवर्सिटी में क्रमशः कमी आती जाती है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर यानी पूरे ग्लोब पर सबसे डाइवर्सिटी आपकी विषुवत रेखीय प्रदेशों में, उससे कम जो है आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है ना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और यहाँ ध्यान रखिएगा 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला प्रयोग जो है वो WJ रोसन के द्वारा किया गया था, और भारतीय संसद के द्वारा जो है जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वर्ष 2002 में, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैव विविधता के संबंध में जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। भारतीय संसद के द्वारा, देखिए यही क्वेश्चन आपका आ ही गया, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिसंबर 2002 में ये प्रतिपादित किया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों को समष्टि ह्रास में उत्तरदायित्व प्रतिवेदित की गई है? तो ये जो है आपका यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ये औषधि का नाम है, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है ना। प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें तो यहाँ दिया है कि भारतीय वन्य जीवन में संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? किसे उड्डयन वल्गुल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए चमगादड़, और चमगादड़ एक स्तनपायी है, स्तनधारी जीव है ना।
डुगुन्स नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है, विलुप्त होता जा रहा है, यह क्या है? किस श्रेणी में आता है डुगुन्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारी, मैमल। प्रश्न संख्या 12 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है? तप्त स्थल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है, गंगा का मैदान दिया गया है, मध्य भारत दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में हॉट स्पॉट के 2 मुख्य क्षेत्र हैं, 4 मुख्य क्षेत्र कह लीजिए ना, 4 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र मालाबार, एक आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है ना, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम में आपका लक्षद्वीप है ना। ये 4 क्षेत्र जो हैं आपके मुख्य रूप से माने जाते हैं भारत में हॉट स्पॉट के। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए 4 में से एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात की तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय है ना, उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 आपके उत्तर मुझे लगता है सही होने चाहिए। एक तो आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र भी जो है जैव विविधता का केंद्र बिंदु माना जा सकता है ना, और सबसे जो महत्वपूर्ण, हालांकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन ए और बी नहीं दिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो सबसे जो उपयुक्त आंसर हो जाना चाहिए पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट का विस्तार केरल में है और केरल में ही जो है साइलेंट वैली नामक स्थान स्थित है जो कि डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट अगला दिया है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिकुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति विलुप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या पूछा है ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन क्लियर ये नहीं है ना। एक मिनट, इसे इसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, आगे देखते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। क्या दिया है? विलुप्त होने, ऐसे जीव जिनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है और इनकी जो लिस्टेड, इनको क्या होता है, किस सूची के अंतर्गत इनकी लिस्ट बनाई जाती है? तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक है ना, रेड डाटा बुक। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेड डाटा बुक के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, IUCN एक संस्था है, IUCN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है ना। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। स्थापना 1948 याद रखिएगा, मुख्यालय इसका याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का ग्लैंड शहर। और इसी संस्था के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जो है जारी की जाती है। और यदि कोई जीव अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया तो ऐसे जीव को जो है विलुप्त मान लिया जाता है। और रेड डाटा बुक का जो कलर होता है वह जो है पिंक कलर का होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता होती है, कहाँ पाई जाएगी ये आपसे पूछा गया है। वैसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता है, कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है। और दूसरा कह लीजिए कि किस स्थान पर सर्वाधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप विषुवत रेखा पे हैं तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपको मिलेगी है ना। और ऊपर की तरफ बढ़िएगा या नीचे की तरफ जाइएगा तो क्रमशः जैव विविधता में क्या होगी, कमी होगी। तो जो प्रदेश आपके विषुवत रेखीय प्रदेश में आएंगे वो उसमें सबसे अधिक जैव विविधता आपकी होनी चाहिए। शीतोष्ण पर्णमाध्यम आपका नहीं हो सकता है, अत्यधिक प्रोष्णरिया भी आपका नहीं होगा, मरुस्थल सवाना में भी नहीं होगा। और सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो इसकी लोकेशन होगी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, क्या पूछा है? देखिए जैव विविधता पे कई क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। जैव विविधता के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि यहाँ से हमेशा इन्वायरमेंट का अगर सेगमेंट है तो वहाँ जैव विविधता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या दिया है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, किस प्रकार होता है? तो देखिए दिया है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुव की तरफ बढ़ती है। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जैव विविधता क्या होगी, विषुवत रेखा पाई जाएगी। ऊपर बढ़ेंगे या इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता में कमी आएगी। तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है यानी अगर आप उत्तरी ध्रुव से नीचे की तरफ आइएगा तो जैव विविधता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाना चाहिए।
19 की बात की तो यहाँ पे दिया गया फूलो घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो फूलो घाटी आपको पड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चमोली। चमोली में जो है फ्लावर्स वैली स्थित है। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा आता है। और वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर बात करिएगा कब मनाया जाता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित किसके संरक्षण संबंधित है। तो नम भूमि के संरक्षण से यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण से आपका रामसर कन्वेंशन जो है आपका मतलब समर्पित है या फिर पूछा जाता है हमेशा आपसे किस संबंधित तो आप बताएंगे। रामसर कन्वेंशन आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण संबंधित है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका हो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जैव मंडल का आरक्षण आपका वायुमंडल संतुलन आनुवंशिकता विभिन्नता दिया है घास स्थल, जिसमें जो सही उत्तर हो जाना चाहिए कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की बात की तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक होता है। वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि गहरे सागर जो है यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा टुमारोज वंदना शिवा। और सबसे लास्ट में आपका जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। तो ऑप्शन सी यानी जोसेफ फॉरियर ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।